तो देखना एमीटर और वोल्ट मीटर कल अंतिम पॉइंट पढ़े थे। इस दोनों के बीच में अंतर कैसे लिखो? हाँ, एमीटर तथा वोल्ट मीटर। याद रखना कि बोर्ड में हो सकता है पूछ ले तुमसे बोर्ड एग्जाम में कि भैया एमीटर है ना और वोल्ट मीटर के बीच का क्या अंतर। ठीक है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के बीच का क्या अंतर। एमीटर क्या है, उसके बाद लिखना ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। किसको मापता है? ये किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। और वोल्ट मीटर क्या करता है? ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। ये क्या करता है? किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को क्या करेगा? मापेगा। बात समझ में आया? और ये विद्युत धारा की प्रबलता को मापेगा। ठीक है, दूसरा बोलो। हाँ, देख के बोल। इसका कॉम्बिनेशन के बारे में लिख सकती है। ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है सीरीज में, है ना। ये किस में जुड़ता है? समांतर में, पैरेलल में। ये समांतर क्रम में जुड़ता है, ये सीरीज में जुड़ता है। एक और हाँ, इसको नापने का जो स्केल होता है, इसको नापने का जो स्केल होता है वो एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इसको नापने का जो स्केल होता है वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ये 3 को हो गया। अब इससे ज्यादा क्या ही है इसमें? बुक में भी यही है। बुक में जितना दिया हुआ उससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम का नियम। किसका नियम भाई? ओम का नियम। ओम क्या है? ओम का नियम ऐसे लिखते हो ना, ओम का नियम ये लिखते हो ना, तो भैया ओम्स लॉ उर्दू में इसे लिखते हो। तो बताओ ये क्या है? ओम्स लॉ है क्या? मतलब ओम्स तुम लोग को अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो सुन लो। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, हिंदी में भी लिख दें चांद भी। जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट का नाम था और उनके द्वारा दिया गया लॉ ही क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है जी? ओम्स लॉ कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम जो है लॉ दिया था, वो लॉ क्या है? उस लॉ को अगर हम समझे ध्यान से तो बोल रहा है यदि किसी चालक में यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो। किसमें परिवर्तन ना हो? ताप में परिवर्तन ना हो। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उन सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना। I is directly proportional to V. I is directly proportional to V. ये क्या बोला है? यदि किसी चालक के विद्युत ओम्स लॉ को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो, तुम लोग को पता है ना कि चालक हीट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तार गर्म हो जाता है कभी, है ना, बहुत कुछ। तो अगर उसके ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उन दो सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। बोलो हाँ या नहीं? ओम्स लॉ क्या बोलता है? बोलो दोबारा बोलो, तुम बोलो जोर से बोलो। किसी चालक के ताप में परिवर्तन होने पर वो विद्युत धारा का जो होता है प्रबलता किसके समानुपात होता है? उनके सिरों के बीच के विभवांतर के, उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती।
ओम्स लॉ याद हो जाना चाहिए अभी का अभी, रट्टा ना मारना पड़े। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सब जान रहा, I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, I बढ़ा तो B बढ़ा, सीधा समानुपाती है ना। I बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, B बढ़ेगा, कोई दिक्कत। अब एक चीज तुम लोग को हमेशा से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए, अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह आएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये हमेशा बताते थे, समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, नियतांक मान आता है हर एक जगह। अब तुम लोग को शायद हम लोग पढ़े हैं या पढ़ाए हैं कहीं, अपवर्तन में बताए थे, कांस्टेंट वैल्यू लाए थे वहां पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग को अभी से जान की बात को ध्यान रखना, अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है समानुपाती का, इसके जगह बराबर का चिन्ह आएगा तो याद रखना एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक मान, नियतांक कहते हैं। और यहाँ पे एज अ कांस्टेंट कौन आया है, आर, एज अ कांस्टेंट कौन आया है, आर। आर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। फिर से समझना, I is directly proportional to V, I is directly proportional to V, जहां पे हमारा I अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं I इक्वल टू V बाई आर होगा, I इक्वल टू V बाई आर, यानी कि इस कंडीशन में एक कांस्टेंट तो आना बनता है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हट के क्या आया है, बराबर, तो R आएगा। यानी कि भाई साहब I इक्वल टू V बाई आर, यानी कि प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध कांस्टेंट वैल्यू है, प्रतिरोध क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रतिरोध कांस्टेंट वैल्यू कैसे हो सकता है? इसका कहने का मतलब जो भाई साहब प्रतिरोध है मेरा वो हर एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि फिक्स्ड मान है उसका। तो पहले प्रतिरोध के बारे में जानो और ये जाना कि वो फिक्स मतलब नियतांक कैसे। तो सब उसके बाद आते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या, यानी कि ये आर जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, क्या बोलते, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध नाम से ही इसका जान लो, प्रतिरोध रोकता है, विद्युत धारा की प्रबलता को, प्रवाह को रोकता है, विद्युत धारा की प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। ध्यान से सुनने का, समझने का है ना। किसी पदार्थ का वह गुण, हम क्या बोल रहे हैं, गुण, बात को सुनना। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सी बात है कि मतलब किसी विद्युत परिपथ में जब प्रवाही धारा का विरोध करता है, कौन, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझ रहे लड़का, नहीं समझ रहे तो समझ रहे तो जोर से बोल। प्रतिरोध का काम ही होता है क्या, विद्युत धारा का विरोध करना, विद्युत धारा का विरोध करना प्रतिरोध का काम होता है। लेकिन प्रतिरोध है क्या, गुण है, प्रतिरोध है क्या, गुण है, प्रॉपर्टीज है। तो कोई टर्म टॉपिक नहीं है, ये प्रॉपर्टीज है, किसका, गुण है, किसका, किसी पदार्थ का। और जिस पदार्थ का गुण होता है विद्युत को रोकने का, उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक, रेसिस्टर। क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। याद रखना, पदार्थ हो गया रेसिस्टर, पदार्थ को क्या कहेंगे, रेसिस्टर, है ना। और इसके गुण को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टर, इसके गुण को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। और इसका जो वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का
प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच के विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, हम सब जानते हैं। अगर भाई I इक्वल टू V बाई R होता है तो R इक्वल टू क्या होगा, V बाई वी आई। कौन बोला था? R इक्वल टू क्या होगा, मेरी बात को सुनो, अगर V इक्वल टू हमारा I इक्वल टू V बाई R होता है, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग अगर इस हिसाब से R इक्वल टू V होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, V का SI मात्रक वोल्ट, क्या होगा वोल्ट, और I का SI मात्रक एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। और ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना, ओम, ओम का संकेत ये हुआ, ओम का संकेत ये हुआ, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर ही क्या कहलाती है, ओम। क्या कहलाती है? यानी कि रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है भाई? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ओम्स लॉ में इसका ही खोज हुआ है, रेसिस्टेंस का खोज किधर हुआ, ओम्स लॉ में ही हुआ ना, दिख रहा है क्लियर? तो भाई हम लोग का बात कहना क्या है, यानी कि रेसिस्टेंस इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर ही क्या कहलाती है, ओम कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है क्या, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक युक्ति है और प्रतिरोध उसका एक गुण है। प्रतिरोधक हम बताए ना कि कोई पदार्थ है, कोई ऑब्जेक्ट होगा प्रतिरोधक, जिसके अंदर क्या है, प्रतिरोध वाला गुण, प्रतिरोध वाला क्या हो, गुण। बात समझ में आ रहा है? वो पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, प्रतिरोध वाला गुण। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम क्या हो गया, प्रतिरोधक। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा चांदी है ना, बहुत हो गया, कांच, एबोनाइट, बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि क्या है, जिसके अंदर कौन सा गुण होता है, प्रतिरोध वाला गुण होता है। उस सब पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधक। रेसिस्टर बाजार में मिलता है ना, रेसिस्टर है ना, मिस्त्री सब रखता है खरीद खरीद के रेसिस्टर, है ना, उसका काम ऐसे रेसिस्टर भी दिखाते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोधक का जो संकेत होता है, प्रतिरोधक मान के चलो आप विद्युत परिपथ में अगर प्रतिरोधक मेरा युक्ति है तो उसको तो लगाना पड़ेगा, विद्युत परिपथ में तो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। उसका संकेत होता है इस प्रकार से, ये कहलाता है हमारा क्या, प्रतिरोधक का संकेत। बात समझ में आ गया? ये रेसिस्टर हो गया, ये क्या हो गया, रेसिस्टर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, बात समझ में आई? तो एक शब्द में बोलो, प्रतिरोधक क्या होता है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, और प्रतिरोध उसका क्या है, गुण। अगर प्रतिरोध तुमसे पूछेगा कोई तो सीधा सी बात है, कहना है किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को संकेत R, उसका SI मात्रक ओम। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर मीटर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात कि भाई किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है, उस बात को थोड़ा देखना। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बात पे निर्भर करता है। सबसे पहली बात, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर क्या समझ रहे लड़के? अगर किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तार की लंबाई पर लेंथ ऑफ वायर, क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर। इस चीज पर डिपेंड करता है कौन, रेसिस्टेंस। पहला नंबर हम पढ़ रहे हैं। अगर अब ये बोल रहा है क्या कि भैया हमारा जो लेंथ ऑफ वायर है ना, इस रेसिस्टेंस के क्या है, सीधा समानुपाती। अर्थात समान भाषा में अगर इसको समझे तो ये हम लोग कह सकते हैं,
अगर हम लोग तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम लोग तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब कहेगा कि इसका प्रमाण कैसे जानेंगे भैया, कोई एग्जाम्पल? डाटा केबल में देखता है, छोटा छोटा वायर देता है कि उसका प्रतिरोध कम, लेंथ ऑफ वायर घटा देता है, लंबाई घटा देता है कि मोबाइल में सारा चार्ज, नहीं तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना? तार छोटा रहता है कहीं पे, उसका नजदीक वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। लंबाई अगर तार की बढ़ा देते हैं, आप दूर वहां लगा दिए तो थोड़ा सा ग्लोनेस घट जाता है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ गई है तो प्रतिरोध, बोलना, कम। प्रतिरोध कम, प्रतिरोध ज्यादा, लेंथ ऑफ वायर। यार तुम कहाँ सोया हुआ है, तुम हमको भी कंफ्यूज कर देगा। अभी हम जस्ट बताए ना कि रेसिस्ट लंबाई, तार की लंबाई पर ये चीज निर्भर करता है। सीधी सी बात है, अगर आपका वायर का लेंथ बढ़ेगा, लंबाई अगर तार की बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा पॉइंट आता है कि भैया तार की मोटाई पर, इस पे तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर आप कहोगे इससे क्या? तार की मोटाई, कोई मोटा तार होता है, कोई पतला तार होता है कि नहीं? यानी कि सीधी सी बात है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनने का, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब A का व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। A का व्युत्क्रम 1/A, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है ना कि अनुप्रस्थ काट यानी कि तार की मोटाई पर अगर उसका एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा। डायरेक्टली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यदि आप तार का एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। बोलो हाँ कि नहीं? हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कि किसी चीज में पतला तार लगा दिए, पतला तार लगा देने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी क्या घट गई? मोटाई। बोलो ऐ तू मुर्दा की तरह क्यों पड़ा है? तुम्हारे अंदर जान नहीं है? तू बोलेगा ना। अगर हम लोग तार का मोटाई पतला कर दिए, अब जैसे मोटर चला रहे हैं पतला वाला तार, अब क्या होगा? वो पतला वाला तार प्रतिरोध उसमें बढ़ जाएगा, मतलब विद्युत एक तो उसमें भाई साहब विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होने लगा, है ना? प्रतिरोध ज्यादा होने लगा। अब प्रतिरोध उसका ज्यादा होने लगा तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? वहां मोटा तार का यूज करते हैं। बोलता है मोटा तार लगा, पतला तार उड़ जाए तो लोड नहीं, तो ऐसा बोलते ना कि पतला तार उड़ जाएगा लोड नहीं लेगा, मोटा तार लगाओ। तो हम लोग क्या करते हैं? वहां मोटा वायर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा, विद्युत धारा फ्रीली प्रवाह करेगा। बात समझ में आ रहा है? विद्युत धारा क्या प्रवाह करेगा? फ्रीली प्रवाह करेगा, है ना? रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस सब जगह मोटा वायर का यूज करते हैं कि भैया वहां रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। तार की मोटाई अगर घट जाएगी ना तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। इस बात को समझा? दो बातें पढ़े, एक तार की लंबाई पे, तो लंबाई पे सीधा समानुपाती होता है प्रतिरोध। अगर लंबाई तार की बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगी। तार की मोटाई पे अगर इन व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के एरिया, हम बताए थे ना अनुप्रस्थ काट एरिया, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। A क्या है यहाँ पे? एरिया, क्षेत्रफल क्या है? एरिया, है ना? तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। बात समझ में आ गई, है ना? अब है तीसरा चालक के पदार्थ पे। अब चालक का पदार्थ कौन से कैसा है उस पर बात डिपेंड करती है। विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो, उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। अगर हम क्या बोलेंगे, दो अलग अलग तार है, उसका लंबाई भी सेम है ना? और दो अलग अलग पदार्थ का बना तार है, एक एल्युमिनियम का है तो एक तांबा का है, दो अलग अलग तार है, सेम लंबाई का है, सेम मोटाई का है, तो प्रतिरोध सेम होना चाहिए? नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं हम, पदार्थ के गुण पे, मतलब पदार्थ पे, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। हर एक पदार्थ का अपना रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होता है। हर एक पदार्थ का एक फिक्स रेसिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बात समझ में आ गया। अब जैसे कि अल्युमिनियम का है तो अल्युमिनियम का प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है तांबा से। तो इस तरह से हम लोग का पदार्थ पे भी डिपेंड करता है क्या, प्रतिरोधकता। बात समझ में आए। तीसरा है चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इस चीज को ध्यान से सुनना, ताप पर, चालक का अगर ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इस प्रकार यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उपयुक्त कथनों के अनुसार किसी तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R is proportional to L by A, एज L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही चीज है। लेकिन क्या बोल रहा है कि भाई किसी चालक का अगर ताप तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब क्या, तब तार ज्यादा हीट कर गया तो प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। मतलब कि भाई साहब उधर लोड कोई चीज नहीं लगा, मोटर नहीं चलेगा, विद्युत धारा उतना प्रवाह में उसको मिल नहीं रहा है। बात समझ, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होने लगा। और जब प्रतिरोध ज्यादा होने लगता है ना तो ताप बढ़ने लगता है तार का, और एक समय ऐसा आता है कि तार जल जाता है। ये ताप बढ़ने से तार क्या हो जाता है, जल जाता है। तो नहीं देखता है अगर कोई पतला तार में कोई हैवी चीज चला दिए तो तरवा उड़ जाता है कि नहीं, उड़ता है ना। तो क्या होता है कि जैसे हम लोड उधर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा की प्रवाह तेज होनी चाहिए ना, तेज ना होके क्या हो जाती है कि वो हीट होने लगती है, और हीट होने लगती है तो क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आ गई। जहां पे आर, अब इस चीज को थोड़ा समझना। हम अभी क्या बोले कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, बोले कि नहीं बोले, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो जाहिर सी बात है कि भैया प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसको क्या पढ़ते हैं भाई, रो, इंग्लिश में कहेंगे RHO। समझ में आया, इसको क्या पढ़ेंगे, रो। इस प्रकार का होता है, और इसी रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसी रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। अभी ये बताए थे ना रेसिस्टिविटी, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह था, समानुपाती का चिन्ह था, वो हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, हम लोग जानते हैं ना। अब इस कथन को भी तो सही साबित करना है कि नहीं करना है भैया। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। एज अ कांस्टेंट यानी कि नियतांक मान जो आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, रो। जहां रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है, तार के पदार्थ के लिए क्या होता है, हर एक पदार्थ का अपना प्रतिरोधकता होता है, फिक्स वैल्यू, बदलना नहीं, फिक्स वैल्यू होता है। हर एक तार का अपना प्रतिरोधकता होता है, हर एक तार के पदार्थ का, मतलब जिस पदार्थ से वो बना है ना उस पदार्थ का अपना प्रतिरोधकता होता है। चालक के तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, कि दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक, मतलब सी भाई साहब सिंपल सी बात ये समझ लो कि प्रतिरोधकता जो है ना किसी भी पदार्थ का फिक्स होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि एल्युमिनियम का होता है 2.45 इंटू 10 टू द पावर 8। लेकिन इससे पहले हम लोग को यह जानना है कि भाई साहब प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता क्या है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता क्या है। तो इसको समझ गया ना, रो कहते हैं, है ना। अब थोड़ा इसका हम लोग प्रतिरोधकता का SI मात्रक देखते हैं। प्रतिरोधकता तो इसको कहते हैं। अब प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, A इधर आएगा तो RA बाई क्या हो जाएगा, L बाई क्या हो जाएगा, बोलो ना, होगा ना, एनर्जी लग ही नहीं रहा है।
होगा कि नहीं? आर क्या हो जाता है? ओम। आर का SI मात्रक ओम। इसका मीटर स्क्वायर एरिया है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकलती। बाय लेंथ, लेंथ क्या होगा? मीटर। लेंथ किस में निकलती? मीटर में। मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। बात समझ में आ गया? इसलिए हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, याद रहना चाहिए। और प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ के लिए क्या होता है? नियतांक होता है, फिक्स होता है। और प्रतिरोधकता कैसे प्राप्त होता है? आर इज मतलब प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, है ना? तो हम लोग अगर वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है तो हम सब जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सा आ जाता है? प्रतिरोधकता, रो, जिसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका SI मात्रक को भी निकाल के बता दिए कि भैया अगर रो का बराबर आर, आर का क्या हो जाता है? ओम। ए का क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। एल का क्या हो जाता है? मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये जो किए बाबू, ये समझा कैसे SI मात्रक का है? SI मात्रक समझते हो ना? अरे जो उसका सूत्र होता है ना, वो हर एक का मात्रक लिख दो, उससे जो बना है वो उस कथन का क्या हो जाएगा? SI मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? प्रतिरोध समझ में आई, प्रतिरोधक समझ में आई, प्रतिरोधकता समझ में आई। प्रतिरोध क्या होता है? गुण है। प्रतिरोधक क्या है? युक्ति है, डिवाइस। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधक क्या है? युक्ति है, मतलब कोई एक डिवाइस है ना, जिसका संकेत कैसा होता है? ये ऐसा। अरे जाओगे ना जब, तो प्रतिरोधक मिलेगा ना तुमको, ऐसा एक ऐसा करके प्रतिरोधक बाजार में मिलता है, रेसिस्टर। इस तरह से ये बीच से करिया रंग से रंगल होगा, इस पे ओम लिखल होगा, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसे 2 ओम ऐसे लिखल रहेगा। यही रेसिस्टर मिलता है। या किट सब में तुमको कोई टूटा हुआ किट हो तो उसमें रेसिस्टर दिखाते हैं, अभी दिखाते होगा किट मेरे पास, हम तुमको दिखाएंगे, टेंशन फ्री करिए। रेसिस्टर होता है जिसका यूज होता है विद्युत धारा का विरोध करने के लिए। विद्युत धारा का क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए, है ना? बहुत ज्यादा जब विद्युत धारा का फ्लो होता है तो उसका विरोध करने के लिए रेसिस्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेसिस्टर लगा देते हैं। रेसिस्टर किस पदार्थ से बना होता है? जिसके अंदर प्रतिरोधकता होता है। जिसके अंदर क्या होता है? प्रतिरोधकता होता है। हाई प्रतिरोधकता जिसके अंदर होता है उसका, उस प्रतिरोध को लगा देते हैं। जैसे कि मान के चलो हाई वोल्टेज है, लेकिन हमको एक मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए कम चाहिए, जब ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? उसका चार्जर में हम दो रेसिस्टर, एक रेसिस्टर से काम नहीं चला तो 2 रेसिस्टर लगा दिए, 2 ओम का लगा दिए, है ना? हम 2 रेसिस्टर उसमें लगा दिए तो विद्युत धारा की प्रवाह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेसिस्टर का काम ही है उसको क्या कर देना। बात समझ में आ गया? चार्जर में भी तुमको रेसिस्टर दिखा देते हैं, होता है। बात समझ में आएगा कि नहीं? अब इसके बाद हाँ, प्रतिरोधक का सम्मोहन है। प्रतिरोधक का क्या है? सम्मोहन। सम्मोहन मतलब हो जाता है ग्रुपिंग। सम्मोहन मतलब क्या हो जाता है? ग्रुपिंग। बात समझ में आ गया? अब कितना चैप्टर है? कुछ ही पॉइंट बाकी है इसमें, है ना? ठीक है। सम्मोहन क्या है? ग्रुपिंग, है ना? इस कथन को कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अपने आप में थोड़ा बड़ा है। सम्मोहन मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कि कैसे तुम कॉम्बिनेट करते हो, कैसे आप ग्रुपिंग करोगे। तो 2 तरह का होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है विद्युत परिपथ का, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी चीज को जोड़ना है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना? तो उन सब चीज के बारे में हम लोग सीरीज और पैरेलल वाले में पढ़ेंगे। अभी तक में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? चलो बढ़िया।